जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑडिट प्लानिंग टुडे। और सबसे पहले अगेन विल बी लुकिंग एट द ऑडिट साइकिल। देखिए, जब हम ऑडिट साइकिल की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ऑडिट किन स्टेप्स में कंडक्ट करना है, कौन सी स्टेज पहले आती है, कौन सी स्टेज बाद में आती है। सो ऑडिट साइकिल अगर आप देखें तो सबसे पहली स्टेज इज प्लानिंग। वैसे तो आप कोई भी काम परफॉर्म करते हैं तो प्लानिंग पहली स्टेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैच में देखते हैं तो जो प्लेयर्स होते हैं दे गेट टुगेदर एक सर्कल की फॉर्म में, और जनाब वो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि दे आर प्लानिंग समथिंग। सो किसी भी काम, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स देने वाले हैं, कौन सा पेपर देना है, कितना टाइम आपने स्टडी करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, सबसे पहले आप ये चीजें प्लान करें। इसी तरीके से ऑडिट की भी पहली स्टेज आपके पास प्लानिंग है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं। अब क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम क्यों इवैल्यूएट करते हैं? क्या ये हमारी कोई ऑब्लिगेशन होती है? क्या हमने उनके सिस्टम पे रिपोर्ट करना होता है? डू वी हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट ऑन देयर सिस्टम? नो। हम क्लाइंट के सिस्टम को इसलिए इवैल्यूएट करते हैं कि अगर उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर उस सिस्टम से जो फाइनेंशियल्स जनरेट होंगे, जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, दैट इज गोइंग टू बी रिलायबल। और रिलायबल जब होगी तो एज अ रिजल्ट हम लेस सब्सटैंटिव टेस्टिंग परफॉर्म करें। यानी हम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इसलिए इवैल्यूएट करते हैं कि हमने अपनी ऑडिट अप्रोच डेवलप करनी है, हमने अपनी ऑडिट अप्रोच एस्टेब्लिश करनी है, दैट वेदर टू गो फॉर लेस टेस्टिंग और डिटेल टेस्टिंग। देन अगर उनका सिस्टम वीक होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम वीक है तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होगा वो भी रिलायबल नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर पे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेंगे, अगर आप किसी सुपर स्टोर पर चले जाते हैं या किसी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाते हैं और आप देखते हैं वहां पे कि यार किसी प्रोडक्ट पे प्राइस भी मेंशन नहीं है, कभी ये पैसे ज्यादा ले लेते हैं, कभी ये पैसे कम ले लेते हैं। कुछ कस्टमर जो है ना वो बगैर बताए चीजें भी ले जाते हैं, छुपा कर भी ले जाते हैं, कोई इनका इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, एम्प्लॉयज भी इनकी इन्वेंट्री छुपा रहे हैं, ठीक है, थेफ्ट भी है, स्टीलिंग भी हो रही है, चीजें थिंग्स हैव बीन स्टोलन ओवर देयर, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इनका सिस्टम वीक है। अब जब सिस्टम वीक है तो एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री की भी फिगर इनकी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, रेवेन्यू भी इनका अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो जब सिस्टम वीक होगा, एज अ रिजल्ट यू हैव टू परफॉर्म डिटेल्ड सब्सटैंटिव टेस्टिंग। ज्यादा आपको एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। और फिर प्लानिंग पहली स्टेज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज आपके पास सब्सटैंटिव टेस्टिंग यानी लेस टेस्टिंग या डिटेल टेस्टिंग, देन आपके पास रिव्यू, और लास्ट स्टेज जो है वो आपकी दैट इज द रिपोर्ट। लास्ट स्टेज आपके पास रिपोर्ट है। सो दिस इज द ऑडिट साइकिल। ऑडिट साइकिल है, इसको आप याद रखें। सो प्लानिंग फर्स्ट स्टेज, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सेकंड स्टेज, substantive testing third stage, review fourth stage, and then आपके पास रिपोर्ट या ओपिनियन ये आपके पास फिफ्थ स्टेज। सो ये प्लानिंग से हम स्टार्ट करेंगे और आज का लेक्चर जो है वो हमारा प्लानिंग के बारे में, ऑडिट प्लानिंग। देखें, जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, सो वहां पे आपने एक्सटर्नल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, याद है? एक्सटर्नल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट मी रिकॉल। The objective of the external audit is to give reasonable assurance. आपने शेयर होल्डर्स को ये रीजनेबल अश्योरेंस देनी है, किसके बारे में? That financial statements are free from material misstatement. पहले ये अश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। एंड सेकंड क्या अश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड according to relevant financial reporting
framework. So reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. And second बात ये कि financial statements are prepared according to the relevant financial reporting framework. इस बात की आपको reasonable assurance देनी है to the shareholders. और मैंने पहले चैप्टर में ये बात डिस्कस की थी कि देखिए शेयर होल्डर्स को एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से ऑडिट परफॉर्म हो रहा है ना. यानी अगर शेयर होल्डर्स को ये बात कंफर्म हो कि जिन डायरेक्टर्स को उन्होंने हायर किया हुआ है वो उनको कंपनी की करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन प्रेजेंट करेंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिसस्टेटमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी मैनिपुलेशन, कोई एग्जैजरेशन नहीं करेंगे, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे. अगर उनको ये कॉन्फिडेंस हो तो फिर तो इसका मतलब है कि ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता. सो अगर शेयर होल्डर्स को ये कॉन्फिडेंस हो कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कोई मिसस्टेटमेंट से कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे तो फिर तो ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तो ऑडिट की जरूरत ही नहीं है. ऑडिट का बैकग्राउंड यही है कि वो जो एजेंसी प्रॉब्लम है कि जनाब डायरेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, विंडो ड्रेस कर सकते हैं फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल बेसिक इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर डायरेक्टर्स का बोनस डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स पर, तो दे विल बी ट्राइंग टू मैनिपुलेट द प्रॉफिट्स टू गेट मोर बोनस. या डायरेक्टर्स का बोनस डिपेंडेंट है रेवेन्यू पर, तो दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट द रेवेन्यू इन ऑर्डर टू गेट मोर बोनस. तो यहाँ पे तो क्लियर सेल्फ इंटरेस्ट नजर आता है. तो आपको करना क्या है कि यू हैव टू गिव द रीजनेबल अश्योरेंस टू द शेयर होल्डर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. मटीरियल का मतलब ऐसी मिसस्टेटमेंट्स जिससे शेयर होल्डर्स का डिसीजन अफेक्ट हो. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. यानी अगर आप बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IAS और IFRS के मुताबिक बनी है, ये एश्योरेंस देनी है. अब रिस्क क्या हो सकता है? While auditing financial statements, there are two risks. जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा है तो दो रिस्क है. पहला रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट may contain material misstatement. यानी ये पॉसिबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं. और अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर शेयर होल्डर्स इतना श्योर होते हैं कि भाई डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक होंगी, फिर तो ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता. सो एक्चुअली दे आर हैविंग द डाउट, एक्चुअली they are having the lack of the confidence over the directors due to the agency problem. That is why they are doing the audit. That is why they are paying the auditors too much. So financial statement may contain the material misstatement. ये पहला रिस्क है. सेकंड रिस्क क्या है? सेकंड रिस्क ये है कि ऑडिटर may not detect the material misstatement. सेकेंड रिस्क ये है कि ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए. सो फर्स्ट रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, द पॉसिबिलिटी. और ये बात आप याद रखें, एक टर्म होती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम ये अज्यूम करके जाएंगे दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, दैट मींस वी आर प्लेसिंग undue reliance on the director's integrity, which is against the principle of the independence, which is against the principle of the objectivity. तो हमें ये चीज माइंड में रखनी है. वी हैव टू बी स्केप्टिकल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है. जब आप स्केप्टिकल रहेंगे तो आपके सामने आपको चीजें नजर आएंगी कि हाँ ये देखो ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है. ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई और अगर ऑडिटर उन्हें डिटेक्ट ना कर पाया तो क्या होगा? ऑडिटर तो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है. सो ऑडिटर may result in providing incorrect audit opinion. Auditor may result in providing incorrect audit opinion, and this concept is known as
ऑडिट रिस्क। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जनाब ऑडिट रिस्क। ऑडिटर मे रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन, यानी आसान लफ्जों में इसको यूं समझें कि ऑडिट में रिस्क ये है कि ऑडिटर कहीं गलत ओपिनियन न देते। अब आपने लॉ पढ़ा हुआ है ना, अगर ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा तो ये क्या होगा, ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होगी। क्लाइंट आपको सू कर देगा कि आपने गलत ओपिनियन दिया है, आपकी फर्म की रेपुटेशन भी खराब होगी, डैमेजेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। सो ऑडिटर ने एट फर्स्ट प्लेस ये इंश्योर करना है कि ऑडिटर कहीं गलत ओपिनियन न दे दे। अब ये गलत ओपिनियन की पॉसिबिलिटी आ कहां से रही है? पहली पॉसिबिलिटी तो यहां से आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इस रिस्क को तो मैं किसी भी सूरत कम नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ही बनाएगी, तो ये रिस्क तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इस रिस्क को तो मैं ना कम कर सकता हूं ना मैं खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए। ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाँ इस रिस्क को स्ट्रेट अवे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये तो ऑडिटर का अपना रिस्क है ना। स्ट्रेट अवे इसको आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉपर टाइम क्लाइंट पे स्पेंड करें, आप प्रॉपर उनकी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लें, ठीक है, आप कॉम्पिटेंट स्टाफ यूज करें, ठीक है। इसके अलावा आप क्वालिटी एज पर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑडिट परफॉर्म करें, एटसेट्रा। तो आप इस रिस्क को तो कम कर सकते हैं कि ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। तो जब आप स्केप्टिकल होंगे, अप्रोप्रिएट टाइम क्लाइंट पे स्पेंड करेंगे, आप जो है वो कॉम्पिटेंट स्टाफ भी यूज करेंगे, एक्सपीरियंस स्टाफ यूज करेंगे, एज पर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, अपना सैंपल साइज सही चूज करेंगे, मटीरियलिटी लेवल आप सही चूज करेंगे, तो ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला रिस्क कम हो जाएगा, फिर भी एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है। अब इसका क्या करें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ना तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। हाँ ये तो कर सकते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लें जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जनाब? उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। क्लाइंट को अंडरस्टैंड करें, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। फिर इसमें बहुत डिटेल्स आगे जाके हमने पढ़नी है, किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज की, उनकी उनकी जनाब बिजनेस की नेचर की, उनकी इंडस्ट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस की, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की, ईच एंड एवरीथिंग वो एक लंबी डिटेल नोट्स के अंदर भी मेंशन्ड है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी लेने से फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट हम हर उस एरिया को जरूर अंडरस्टैंड कर पाएंगे जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। रेलिवेंट एक दो एग्जांपल्स देता हूं, एग्जांपल्स पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिट कर रहे हैं जनाब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का। स्टार्ट ही मैंने जनाब हाई लेवल एग्जाम्पल से किया ताकि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, आपने उनसे पूछा आप ये अच्छा ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एनर्जी हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक तो हम स्टेडियम बना रहे हैं, वो हमारा 4 years का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक हम ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारा 2 years का कॉन्ट्रैक्ट है। एक हम जो है फॉर एग्जाम्पल मेट्रो बना रहे हैं, ये हमारा 3 years का कॉन्ट्रैक्ट है, एटसेट्रा। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। एक स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट है, एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट है, एक मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, दैट्स फाइन। अब जैसे ही इन्होंने आपको बताया कि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है विच इज मोर देन 1 year, स्ट्रेट अवे आपके माइंड में आया कि यार ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको तो डील करता है IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स।
रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। और ये रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स क्या कहता है कि यार जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो जिनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब रिस्क क्या हो सकता है? देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू may be immediately recorded or recorded based on inaccurate stage of completion। अभी आपको यह नहीं पता कि वाकई ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि चूक उन्होंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्ट्रेट अवे आपके माइंड में आ गया अच्छा रेवेन्यू तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। रिस्क ये हो सकता है कि इन्होंने रेवेन्यू को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया हो या इनकरेक्ट स्टेज की बेसिस पर रिकॉर्ड कर लिया हो। अब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी लेने से ये फायदा हुआ कि आपको पता चल गया कि यार जो सबसे पहली टेस्टिंग मैंने इस कंपनी की परफॉर्म करनी है ना, जो सबसे की एरिया है वो है रेवेन्यू। इनका रेवेन्यू जो है मैंने सबसे पहले चेक करना है। यानी आपकी एक चेकलिस्ट बन गई और उस चेकलिस्ट के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज आ गई कि रेवेन्यू को जब भी मैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग की स्टेज पे जाऊंगा ना, तो पहली चीज मैं रेवेन्यू चेक करूंगा, क्योंकि इनका रेवेन्यू रिस्की हो सकता है। अब आपको ये नहीं पता कि वाकई ही रेवेन्यू मिसस्टेटेड है या नहीं, जस्ट एक पॉसिबिलिटी। अब अगर आपको यही ना पता हो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी इंप्लीकेशन रेवेन्यू की ये होती है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो जाहिर बात है आप रेवेन्यू पे इतना सिग्निफिकेंट टेस्टिंग भी परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं जनाब, सेकंड एग्जांपल, कि हम जो चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को वारंटी भी ऑफर करते हैं। अच्छा, किस चीज की वारंटी है? कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज डैमेज हो गई या फॉर एग्जांपल उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो हम इनको रिपेयर्स करके देंगे, और जो भी उसके अगेंस्ट लॉसेस होंगे उसके अगेंस्ट इनको डैमेजेस भी प्रोवाइड करेंगे। अब ये वारंटी भी ऑफर करते हैं। अब स्ट्रेट अवे मेरे माइंड में आ गया कि अच्छा, जब वारंटी ऑफर करते हैं तो यहां पे आउटफ्लो जो है, अगर प्रोबेबल है, अगर इनको लगता है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन में रिपेयर्स आ सकते हैं, कुछ ना कुछ डैमेजेस इनको प्रोबेबल है कि पे करने पड़ेंगे, यानी मोर देन 50% चांसेस हैं, तो फिर इनको अकॉर्डिंग टू IAS 37 प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि जनाब क्या होगा, आउटफ्लो होगा। और अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी चाहिए। अब रिस्क क्या हो सकता है? There is a risk that provision may not be recorded or recorded at incorrect amount। हो सकता है प्रोविजन रिकॉर्ड ना की हो या इनकरेक्ट अमाउंट्स पे रिकॉर्ड की हो। अब आपको नहीं पता कि वाकई ही ऐसा है, जस्ट चूंकि उन्होंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि वो वारंटी भी ऑफर करते हैं, स्ट्रेट अवे आपके माइंड में प्रोविजन वाला रिस्क आ गया। अब आपकी एक चेकलिस्ट में एक और चीज ऐड हो गई कि मैंने प्रोविजंस को भी जाके चेक करना है। तो जिस तरह आप क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते रहेंगे, उस तरह आपको उन एरियाज का पता चलता जाएगा जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको मैं खत्म तो नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, हाँ ये कर सकता हूं कि हर उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लूं कि जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ताकि जब मैं टेस्टिंग की स्टेज पे जाऊं
तो मुझसे कोई भी ऐसा एरिया स्किप ना हो। अब जब मैं तमाम एरियाज को चेक भी कर लूंगा, उन पे एविडेंस भी गैदर कर लूंगा, तो फिर अल्टीमेटली ये जो रिस्क है कि ऑडिटर मे गिव द इनकरेक्ट ओपिनियन, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो प्लानिंग स्टेज पर हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक तो जनाब करने जा रहे हैं रिस्क असेसमेंट, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। और इन दोनों का ताल्लुक आपस में यही है कि जिन चीजों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी, उससे एसोसिएटेड जो रिस्क हैं वो हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे। हमारी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर होती जाएगी कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क हैं जिनको हमने जाके इंश्योर करना है टेस्टिंग की स्टेज पे कि वाकई ही कहीं ऐसा तो नहीं है, या ये भी हो सकता है कि हर चीज सही रिकॉर्डेड हो।